नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी 2020 का इकोनॉमी का प्रश्न देखेंगे क्योंकि इससे पहले हम लोग 2019 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो इकोनॉमी का पहला प्रश्न दिया है, स्वर्ण ट्रांस यानी कि रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है। तो ये जो है ये आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख-यम प्रणाली है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। देखिए, स्वर्ण ट्रांस आरक्षित किस्त आईएमएफ के साथ एक सदस्य देश के कोटे का घटक है जो सोने या विदेशी मुद्रा के रूप में होता है। किसी भी सदस्य देश के लिए कुल कोटे में से 25% का भुगतान विदेशी मुद्रा या सोने के रूप में किया जाना चाहिए, इसलिए इसे रिजर्व ट्रेंच या गोल्ड ट्रेंच भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो यह मूल रूप से एक आपातकालीन खाता है जिसे आईएमएफ सदस्य शर्तों के सहमत हुए बिना या सेवा शुल्क या भुगतान किए बिना एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन 2022 में भी आया है, वहाँ पर भी देखेंगे। हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों को अगला प्रश्न दिया है, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती हैं। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है, अल्पकालिक विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा दिया है कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना। ये स्टेटमेंट गलत है। जब हम वित्तीय संकट में हैं तो उस समय बैंक को प्रारंभ करना ये हमें और संकट की तरफ ले जाएगा, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। तो यह भी गलत है, क्योंकि देखिए पूंजी खाता जो परिवर्तनीयता का यह अर्थ होता है कि पूंजीगत लेन देन के लिए मुद्रा को प्रावर्तित करने की स्वतंत्रता। वित्तीय संकट के समय अप्रत्याशित पूंजी प्रवाह के कारण होने वाले संभावित झटकों से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए राज्य द्वारा पूंजी नियंत्रण का उपयोग किया जाएगा। और भारत में अभी भी पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता नहीं है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, केवल एक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते यानी डिमांड डिपॉजिट अकाउंट में 1 लाख रुपए की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तत्कालीन रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आप अपना निकाल लेंगे तो इससे अर्थव्यवस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों को अगला प्रश्न दिया है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ठीक है, तो देखिए आइए पहले हम लोग प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को समझते हैं। देखिए, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होते हैं, एक देश के किसी दूसरे देश में स्थित एक संस्था द्वारा एक व्यय में नियंत्रित स्वामित्व के रूप में निवेश। क्योंकि यह निवेश के रूप में आता है, अतः यह ऋण सृजित नहीं करता। ठीक है, इसमें प्रॉफिट बनता है। यह तब निर्धारित होता है जब संगठन किसी अन्य संगठन में न्यूनतम 10% मतदान शक्ति प्राप्त करता है। ठीक है, विदेशी परिचालन से लाभ का पुनर्निवेश, साथ ही अंतर संगठनात्मक ऋण और विदेशी सहायता कंपनियों को उधार भी एफडीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, एफडीआई के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आइए अब हम अपना स्टेटमेंट देखते हैं। पहला दिया है, यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने अपनी व्याख्या में देखा। ठीक है, दूसरा दिया है, यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाले पूंजी प्रवाह हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, प्रॉफिट इसमें होता है, ऋण नहीं होता। तो हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है। ठीक है, तो देखिए गैर वित्तीय ऋण पहले क्या होता है। देखिए, गैर वित्तीय ऋण में वो ऋण शामिल होते हैं जिन्हें आगे ऋण के रूप में नहीं दिया जा सकता, सामान्यतः हाउस होल्ड, ट्रेजरी बिल, क्रेडिट कार्ड बैलेंस आदि। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर गैर वित्तीय ऋण क्या होते हैं। गैर वित्तीय ऋण में उन्हें शामिल किया जाता है जिन्हें आगे ऋण के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता।
फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड ट्रेजरी बिल, क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है और ऐसे ऋण हैं जो ग्राहक तक सीमित है। अतः यह तीनों ही गैर वित्तीय ऋण आएंगे। ठीक है, अगर वित्तीय ऋण वह होते हैं जो पुनः ऋण के रूप में काम आ सकते हैं, जैसे वाणिज्यिक बैंक, बीमा कंपनियां, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, अन्य संस्थाएं जो मिलने वाले पैसे को आगे ऋण के रूप में ग्राहकों को या कंपनियों को वित्त प्रदान कर सकती हैं। ठीक है, तो अब आपको यह क्लियर हो रहा होगा कि गैर वित्तीय ऋण क्या है और वित्तीय ऋण क्या है। ठीक है, अब आइए अपना स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है परिवारों का बकाया गृह ऋण, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा दिया है क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि, यह भी सही हो जाएगा। तीसरा दिया है राजकोष बिल, यह भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों को अगला प्रश्न दिया है, यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा। पहला दिया है कि देखिए वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना, ये स्टेटमेंट गलत है, घटाएगा ही घटाएगा, इसमें कह रहा है क्या नहीं करेगा, इसलिए ये हम लोगों का गलत हो जाएगा। अब एक जहाँ जहाँ है अगर हम उससे डिलीट करेंगे तो हम लोग अपने ऑप्शन पर आ जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन पर। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, आइए दूसरा और तीसरा भी पढ़ते हैं। दूसरा दिया है सीमांत अस्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, ठीक है, ये नहीं करेगा, तो ये हम लोग का सही हो जाएगा क्योंकि नहीं ही पूछा था। और तीसरा दिया है कि बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को भी घटाना, तो बिल्कुल यह करेगा, लेकिन पूछा है नहीं, इसलिए यह भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं और पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। आइए अपना स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है शहरी क्षेत्र में श्रमिक की उत्पादकता में वृद्धि हुई जबकि ग्रामीण क्षेत्र में इसमें कमी आई, तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो जाएगा क्योंकि 1991 के बाद हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पैदा हो इसके लिए प्रयास तो किए हैं, तो वृद्धि में कमी नहीं आएगी, उसकी दर में कमी आ सकती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो जाएगा। अब एक जहाँ जहाँ है हम उसको डिलीट कर देंगे, तो ऐसे में हमारा एक 2 ऑप्शन बचेगा। अब हम लोग 50-50 पर आ चुके हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई, तो मैंने आपको बार बार कहा है जहां सतत वृद्धि की बात करें उस स्टेटमेंट को लगभग गलत कर देना चाहिए क्योंकि 95% वो स्टेटमेंट गलत ही होता है, तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया है ग्रामीण क्षेत्र में गैर किसी अर्थव्यवस्था में वृद्धि, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही हो जाएगा। चौथा दिया है ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी, देखिए यहाँ पर दर लिख दिया है तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगर लिखा होता ग्रामीण रोजगार की वृद्धि कम हो गई तो ये स्टेटमेंट गलत होता। ठीक है, लेकिन अगर उसके दर की बात करें तो दर में कमी हो सकती है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि के सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। ठीक है, इसमें 6 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और सही उत्तर हमको बताना है। पहला दिया है सभी फसलों के कृषि उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, तो आपको मैंने बार बार कहा है कि सभी फसलों का जनरलाइज कर दिया कि सबको एक में लपेट लिया। हमने कल की पीवाईक्यू में देखा था जिसमें सुपारी दिया था, हल्दी दिया था, तो इन पर समर्थन मूल्य नहीं होता है, तो ये ऑप्शन हम लोगों का गलत हो जाएगा। अब एक जहाँ जहाँ है अगर हम उसको डिलीट करते हैं तो एलिमिनेशन मेथड से हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसको आगे पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आइए पढ़ लेते हैं। दूसरा दिया है प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, ये सही हो जाएगा। तीसरा दिया है सामाजिक पूंजी विकास, यह भी सही हो जाएगा। चौथा दिया है कृषकों को निःशुल्क बीज की आपूर्ति, ये गलत है। पांचवा दिया है बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफ़ी, ये भी गलत है। ठीक है, एक तरह से बोझ बन जाता है ये। और लास्ट वाला ऑप्शन दिया है सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना, यानी कि कोल्ड स्टोरेज को बनाना, ये स्टेटमेंट हम लोग का सही है, तो ऐसे में हमारा ऑप्शन सी तो है ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है।
आइए समझते हैं, इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। दिया है, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है, तभी बैंक आपको ऋण देगा कि आपकी सिबिल कितनी अच्छी है। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा। अब एक जहाँ जहाँ है उसको रखेंगे तो एक ऑप्शन हम लोगों का कट जाएगा। दूसरा दिया है, दूसरा कट ही रहा है तो ये गलत ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन आइए पढ़ लेते हैं। दूसरा दिया है, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है। तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया है, उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही खराब होगी। स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक या कौन सी नीतियां भारत के चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी। ठीक है, तो देखिए पहला दिया है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये तो प्रभावित करेगा ही। दूसरा दिया है सरकार द्वारा व्यापार करना, यह भी प्रभावित कर सकता है। तीसरा दिया है सरकार द्वारा भंडारण करना। ठीक है, चौथा दिया है उपभोक्ता सहायकियाँ यानी कि सब्सिडी की बात कर रहा है। तो ये सब मूल्य को प्रभावित करते हैं, अच्छे वे में हो या गलत वे में, लेकिन प्रभावित तो करते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं और पूछा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, पहला दिया है पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई। ठीक है, तो मैंने बार बार कहा है जब सतत आ जाए तो इसको गलत ही कर देना चाहिए। और देखिए पिछले दशक की बात कर रहा है तो ये पहले की बात कर रहा है। अगर आपको यह क्वेश्चन नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दिया है भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है। ये स्टेटमेंट सही है, ये हमेशा सही ही रहेगा। तीसरा दिया है पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इसके बाद नेपाल, फिर श्रीलंका, फिर पाकिस्तान, फिर भूटान, फिर अफ़गानिस्तान और मालदीव। और पाकिस्तान से अब तो सब खत्म ही है, तो उसका तो बात ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये भी गलत है और पहला भी गलत था, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों को अगला प्रश्न दिया है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। जो कृषि करते हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में अच्छे से पता होता है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। फार्म परिसंपत्तियों में रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही हो जाएगा। दूसरा दिया है कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों एवं मिनी ट्रैक्टरों के क्रय के लिए। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो जाएगा, ट्रैक्टर वैक्टर खरीदने के लिए नहीं होता है। ठीक है, ये दूसरा गलत है। तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया है कि फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। चौथा दिया है फसल कटाई के बाद के खर्च के लिए। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि फसल कटाई के बाद उसे परिष्कृत करने के लिए पैसे की आवश्यकता तो होगी, तभी तो कोई जो मशीन खरीद रखा है वो काम करेगा, उसे कूटेगा, धान को चावल में कन्वर्ट करेगा, तो पैसा तो लेगा, तो उसके लिए तो हो सकता है। तो हमारा ये जो चौथा स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगा। ठीक है, आइए पांचवा देख लेते हैं एक बार। पांचवा दिया है परिवार के लिए घर निर्माण तथा गाँव में शीतागार सुविधा की स्थापना, यानी कि कोल्ड स्टोरेज की बात कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये सब चीज़ सरकार करती है, कोल्ड स्टोरेज के निर्माण, और घर निर्माण के लिए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा तो दे ही रही है, तो आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग क्यों करेंगे? तो हमारा ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। तो ऐसे में हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, बी 1, 3 और 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगेन 3 स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं और पूछा है कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई की बात कर रहा है, भार उनके थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स में दिए गए भार से अधिक होता है। स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, डब्ल्यूपीआई सेवा के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को नहीं पकड़ता जैसे कि सीपीआई पकड़ता है। बिल्कुल सही बात है, यह भी सही है। अब तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। तीसरा दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक में अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण
और परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में हमारा विकल्प सही हो जाएगा ए 1 और 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप WPI CPI के बारे में पढ़ लीजिएगा, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगेन 2 स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं और पूछा है कौन सा कथन सही है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। दिया है सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होता है। असीमित नहीं होता है, उसका एक वेटेज होता है, सरकार उससे अधिक नहीं खरीदती। आप लोग देखते होंगे सरकार का जितना कोटा होता है अकेले मध्य प्रदेश ही पूरा कर देता है। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और पहले भी यहाँ पर सभी दिया था, तो सभी अनाजों पर नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा दिया है कि अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है कि जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुँच पाता। नहीं, न्यूनतम होता है, कम होता है। यानी कि मान लीजिए बाजार में अगर 25 रुपया कोई चीज़ बिक रही है तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा वो 20 रुपया होगा, ताकि अगर आने वाले भविष्य में बाजार का मूल्य 19 हो तो सरकार उसे 20 पर खरीद ले और किसानों को कोई भी दिक्कत ना आए, उनको कोई भी हानि ना हो। तो हमारा यह भी गलत हो जाएगा। ऐसे में हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों को अगला प्रश्न दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगेन इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। दिया है वाणिज्यिक पत्र यानी कि जो कमर्शियल पेपर होता है अल्पकालिक प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। स्टेटमेंट करेक्ट है, आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और दूसरा दिया है कि जमा प्रमाण पत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किए जाने वाले दीर्घकालिक प्रपत्र हैं। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है। ठीक है, क्योंकि ये दीर्घकालिक प्रपत्र नहीं होते हैं, 7 दिनों के केवल होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब 2 जहाँ जहाँ है हम उसको डिलीट करते हैं, तो 2 ऑप्शन तो डिलीट हो जाएगा, पहला और चौथा। ठीक है, अब हम लोग 50-50 पर आ चुके हैं। तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया है शीघ्रावधि द्रव्य यानी कि जो काल मनी होता है अंतर बैंक लेन देन के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। ये ऑप्शन सही है। कॉल मनी जो ऋण होता है वो अल्पकालिक समय के लिए ही होता है, तो ये हम लोगों का सही है। ठीक है, चौथा दिया है शून्य कूपन बॉन्ड अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालिक बॉन्ड है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है। हम लोगों ने शून्य कूपन बॉन्ड के बारे में पिछले की PYQ में भी देखा था। मैंने आपको कहा था कि इसको पढ़ लेना, अगर जिसने पढ़ा होगा उसका सही होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसका सही नहीं होगा। तो ऐसे में हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा C 1 और 3। तो दोस्तों आज हम लोगों ने UPSC 2020 का इकोनॉमी का प्रश्न ख़त्म कर लिया। अब कल हम UPSC 2021 का इकोनॉमी का प्रश्न करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।